गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप कि ऑडियो वीडियो अच्छी पहुंच रही है आप तक। बता दीजिएगा अगर नहीं अच्छी पहुंच रही है तो। वैसे अभी आप लोगों का चैट नहीं दिख रहा है, वो भी दिख जाएगा। अभी टेक्निकल टीम चैट को मेरे सामने ला देगी। तो आज हम लोग बेसिकली क्या करने जा रहे हैं वो मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूं, और उसके बाद आज के क्लास में और कल की क्लास में हमें कुछ लिखना नहीं है। ना मैं लिखवाऊंगा ना आप लिखेंगे। ओके, गुड मॉर्निंग के मैसेजेस अब दिखने लग गए, मतलब चैट मेरा चल पड़ा। तो गुड मॉर्निंग सब लोगों को और वार्म वेलकम। और हम लोग अब अपने आपदा प्रबंधन के सेकंड लास्ट क्लास में हैं। कल हम लोग टॉपिक को फिनिश कर लेंगे। परसों मैं आकर के एक आप लोगों को अपडेट कैसे रखना है और तैयारी को आगे कैसे ऑर्गेनाइज करनी है उसके बारे में एक बार बात कर लूँगा। जो लोग पूछ रहे हैं कि मैं कैसा हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और पूछने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं थोड़ा सा टेबल को साइड में कर लूँ कि मैं भी दिख रहा हूँगा आप लोगों को, और साथ में आपको बोर्ड भी दिखेगा। ठीक है, तो अब जो है आज करना हम लोगों को ये है कि यहाँ पर किसी भी चीज़ को लिखना नहीं है। ये जो हैंडआउट है जो अभी आप देख रहे हैं, इसको वाइट कलर में, मतलब ये तो आप प्रिंट नहीं कर पाएंगे, ये ब्लैक है, तो इसको वाइट कलर में मैंने एक्सपोर्ट करके इंग्लिश में अलग और हिंदी में अलग और कायदे से टेबल मैप सब के साथ शेयर कर लिया है। क्लास शुरू करने के पहले ही शेयर कर लिया है कि क्लास जैसे ही खत्म होगी आपके पोर्टल पे ये अपलोड हो जाएगा। तो अब हमारे लास्ट के क्लासेस का जो थीम है, ठीक है, बस एक सेकंड रुक जाएं, मैं ज़रा अपनी चाय की सप्लाई ले लूं। अब जो हमारा थीम है वो बेसिकली है भारत के संदर्भ में प्राकृतिक आपदाओं का प्रोफाइल। प्रोफाइल से हमारा क्या मतलब है कि इन प्राकृतिक आपदाओं को एक खास फ्रेमवर्क में हमें एनालाइज करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोग आ गए अप्लाइड वाले हिस्से में। कल हमने अपने फ्रेमवर्क को पहले ही निर्धारित कर लिया था। अगर आप गौर करें तो कोई भी प्राकृतिक आपदा की स्थिति में हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे उसकी परिभाषा और उसका एक बेसिक विवरण। लेकिन हम देखेंगे सिर्फ और सिर्फ बेसिक विवरण। क्यों बेसिक विवरण देखेंगे और क्यों नहीं कुछ और देखेंगे? क्योंकि डिटेल विवरण इन सारी आपदाओं का कहीं ना कहीं आपने ज्योग्राफी में पढ़ रखा होगा। जब बात करेंगे आपदा प्रबंधन की तो वहां पर जितने सवाल पूछे गए हैं, जब से ये एरिया जुड़ा है और आज तक जितने सवाल पूछे गए हैं, तमाम सवाल हमेशा ही आपदा के प्रभाव, आपदा के पीछे के कुछ कारण अगर रहे होंगे तात्कालिक, वो, और आपदा से हमने सीखा क्या, और आपदा को लेकर के भारत में किस तरह के दिशा निर्देश हैं, तो हम लोग उसी फ्रेमवर्क में ही इसको एनालाइज करेंगे। तो मैंने जो फ्रेमवर्क बनाया था कल, बोर्ड पे आपने लिखा भी था, एग्जैक्टली उसी फ्रेमवर्क में देखिए कैसे इसको सरल किया गया है। परिभाषा और विवरण, फिर भारत के लिए जोखिम, और जब भारत के लिए जोखिम की बात करते हैं तो उसका ए होगा जोखिम का स्तर क्या है। इस विशेष आपदा को लेकर के भारत के लिए जोखिम का स्तर क्या है। उसके बाद देखते हैं कि जोखिम का जो भी स्तर है, उस जोखिम के स्तर पे हमें लाने वाले कारण क्या क्या हैं। फिर उस जोखिम के प्रति भारत के संवेदनशील क्षेत्र क्या क्या हैं। फिर भूकंप का प्रभाव क्या है, या भूकंप या किसी भी आपदा का प्रभाव क्या है, और किसी भी प्रभाव को 3 हिस्सों में तोड़ के देखने की जरूरत है। सबसे पहला और सबसे जरूरी है वो है मानव समाज पर, मानव समुदाय पर उसके प्रभाव की चर्चा। दूसरा होगा इसकी आर्थिक क्या आउटकम है, इसके आर्थिक प्रभाव क्या हैं, वो हमारा दूसरा पॉइंट होगा। और तीसरा हमारा पॉइंट जो यहाँ पर होना चाहिए वो है कि पर्यावरण पर, उस जगह की पारिस्थितिकी पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, वहाँ के एनवायरनमेंट पे क्या प्रभाव पड़ेगा। फिर उसके बाद हम हमेशा आएंगे कि ये वाली जो आपदा है भारत में हाल फिलहाल में क्या क्या मिसाल मिलते हैं, क्योंकि कई बार पूछ लेते हैं कि पिछले 3 दशक में, पिछले कुछ दशक में भारत में क्या क्या मिसाल मिलते हैं। करेक्ट, तो पीवाईक्यू तो मैंने शेयर किया था, है ना।
डे 1 को ही PYQ की पूरी एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर की है। ये कल के आगे का है क्या? बिल्कुल कल के आगे का है ना? अच्छा, तो भारत में इसकी प्रमुख घटनाएं क्या हैं? अब जैसे ये भूकंप की सब हेडिंग है, तो भूकंप की क्या प्रमुख घटनाएं रही वगैरह। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि भारत के बाहर अगर कुछ ऐसे एग्जाम्पल मिलते हैं, खासतौर पे भूकंपों में ये जरूरी होता है वो, और उसके बाद नीतियां क्या हैं, NDMA के दिशा निर्देश क्या हैं, इसको लेकर के और भी हमने प्रतिरोधी क्षमता के विकास के लिए क्या क्या काम किए हैं, बस इतना ही। तो किसी भी आपदा के लिए हमें 5 चीजें देखनी हैं। सबसे पहले परिभाषा और विवरण, भारत के लिए जोखिम, ABC जोखिम का स्तर, योगदान देने वाले कारक, भारत के संवेदनशील क्षेत्र, इसका प्रभाव, प्रभाव का ABC, मानव प्रभाव, आर्थिक प्रभाव, पर्यावरणीय प्रभाव। भारत में कुछ प्रमुख घटनाएं, ये भूकंप की जगह पे भूस्खलन कर दीजिए, भूस्खलन की जगह पर आप बाढ़ कर दीजिए, क्लाउड बर्स्ट कर दीजिए, ठीक है। और जितने लोग लेट से जुड़े हैं, बस 2 बातें जो कि क्लास की शुरुआत में बोली थी मैंने, कि आज और कल की क्लास में ना तो मैं कुछ लिखवाऊंगा ना आप कुछ लिखेंगे। जो मटेरियल आपको मिल रहा है उसी मटेरियल को मैं बोर्ड पर प्रोजेक्ट कर रहा हूं। मटेरियल वाइट बैकग्राउंड में मिलेगा जिसको कि आप लोग प्रिंट आउट कर पाएंगे। ये मटेरियल ब्लैक पे इसलिए है ताकि कैमरे में वो ज़्यादा अच्छे से आ सके, ठीक है। और उसके बाद आप आराम से इस नोट्स को पढ़िएगा। PDF में संकलित किया तो पता चला कि ये 30 पेज का हो चला है, 29 पेज का, 29 पेज का हिंदी में और 30 पेज का इंग्लिश में। तो वो थोड़ा सा आराम से पढ़िएगा, 2-3 दिन लगेगा। PDF शेयर हो गया है टीम के साथ, तो क्लास यूं खत्म होगी और PDF यूं शेयर होगा बोर्ड वर्क के साथ। तो ये हमारा कुल मिलाकर के सिस्टम रहेगा। और अब इसी तरह से देखिए तो सुनामी में भी हमने यही फ्रेमवर्क लिया है, परिभाषा और विवरण, भारत के लिए जोखिम, स्तर, योगदान वाले कारक, संवेदनशील क्षेत्र, प्रभाव, मानव, आर्थिक, पर्यावरणीय, मुख्य घटनाएं, और उसके बाद नीतियां, NDMA के दिशा निर्देश वगैरह। फिर आगे अब भूस्खलन और एवलांच जिसको कि हम कहते हैं हिमस्खलन, की बहुत बड़े मात्रा में जब पहाड़ों पर जमी हुई बर्फ टूट करके गिरती है तो उसको एवलांच बोलते हैं। अगर आपको पता नहीं है तो मैं बता दूं कि एवरेस्ट के अभियान में सबसे ज़्यादा कैजुअल्टी एवलांच की वजह से होती है, कि पर्वतारोही चढ़ रहे हैं, उनको बिल्कुल इस बात का पता नहीं है कि उधर कोई एवलांच हुआ है, लेकिन जिस तेजी से वो बर्फ टूटते हुए आता है तो उसी को हम हिमस्खलन या एवलांच कहते हैं, करेक्ट। तो भूस्खलन के साथ इसको जोड़ना होगा। फिर सेम फॉर्मेट अगर आप देखें, परिभाषा, विवरण, भारत के लिए जोखिम, बिल्कुल सेम, प्रभाव, मानव प्रभाव, आर्थिक प्रभाव और पर्यावरणीय प्रभाव, प्रमुख घटनाएं, और भूस्खलन में हमने जोड़ दिया 2024 का वायनाड। तो जो भी मोस्ट अपडेटेड है मैं वो आपको सौंप रहा हूं, इस उम्मीद के साथ कि आप भी शिद्दत से काम करके और इसको अपडेट रखेंगे। चूंकि आज लिखना नहीं है तो इसका ये मतलब नहीं है कि चैट में आप सारे लोग जो है सो एक्टिव हो जाएंगे, करेक्ट। अगर चैट में मुझे डिसिप्लिन नहीं प्रतीत हुआ तो फिर मैं चैट बंद करवा दूंगा, तो दिक्कत हो जाएगी कि जिनको सही में डाउट पूछना है वो नहीं पूछ पाएंगे। तो गंगोत्री का कहना है कि साइलेंट बच्चों सब आराम से बैठो, तो एग्जैक्टली साइलेंट हो जाइए, आराम से बैठिए, और अगर सवाल होगा तो सवाल का आंसर करने के लिए हम बिल्कुल हैं यहाँ पे, तो करेंगे, ठीक है। तो वायनाड का भूस्खलन कब हुआ, कहाँ हुआ, क्यों हुआ, प्रभाव, प्रबंधन, और सीखे गए सबक और उठाए गए कदम, नीतियां वगैरह क्या हैं वो। फिर क्लाउड बर्स्ट करेंगे। क्यों क्लाउड बर्स्ट करेंगे? क्योंकि भूकंप और सुनामी 2 बड़े टॉपिक हैं, तो उनके साथ 2 छोटे टॉपिकों को जोड़ लिया, ठीक है। तो भूस्खलन एक छोटा टॉपिक है और क्लाउड बर्स्ट एक छोटा टॉपिक है। कल एक ही बड़ा टॉपिक रहेगा, बाकी 2 छोटे टॉपिक रहेंगे। हमने 4 और 3 7 की बात की थी कि हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे, ये रहे 7 हमारे, ठीक है। कल हमारा एक ही बड़ा टॉपिक रहेगा और वो क्या है? साइक्लोन है। चलो, तो अब हम लोग शुरू ही कर लेते हैं एक बार में। हम लोग आ गए भूकंपों पर, करेक्ट। और मैं हर चीज को एकदम से पढ़ पढ़ के नहीं सुनाऊंगा। आप लोग स्कूल के बच्चे हैं कि नहीं हैं?
ऐसा तो नहीं है ना कि आप लोग स्कूल के बच्चे हैं। अब किसी ने पूछा कि हिमस्खलन आपदा है कि नहीं, अरे है ना, अगर बड़े पैमाने पर हो और उस आसपास के लोग उससे प्रभावित हों तो वो भी एक आपदा के ही रूप में देखा जाएगा ना। चलो, तो आप लोग, ऋतिक पूछ रहे कि सर अब आप टेलीग्राम पर क्वेश्चन नहीं डालते हैं क्यों? ऋतिक, दो चीज़ें, एक तो बाबू कि हम मेंस वाले बच्चों के साथ एकदम परसों तक लगे हुए थे, तो एकदम सही पूछो तो सांस लेने का समय नहीं मिला। मैंने भी नहीं सोचा था कि इतनी ज़्यादा जो है सो इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी। और दूसरा कारण ये कि मैं अब चाह रहा हूँ कि एक फ्री का प्लेटफॉर्म बनाऊँ जहाँ पर बच्चे अपने आंसर को अपलोड कर सकें। अभी क्या हो रहा है कि मैं क्वेश्चन देता हूँ और उसमें जो व्यावहारिक मुद्दे से निकल करके आए हैं कि ज़्यादातर जो आर्टिकल होते हैं वो पेड आर्टिकल होते हैं। न्यूज़पेपर का अगर सब्सक्रिप्शन नहीं है तो आपको वो नहीं मिलेगा, तो वो पेड आर्टिकल होता है। तो मैंने ये सोचा है कि क्यों ना मैं ऐसा करूं कि एक आर्टिकल के आधार पे मैं अपना एक राइटअप दे दूं और राइटअप के आधार पर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लूं, ताकि आपको पेड आर्टिकल का सामना नहीं करना पड़े। और दूसरी बात क्या होगी कि मैं एक प्लेटफॉर्म पर काम कर रहा हूं एक डेवलपर के साथ कि जहां पर बच्चे अपना आंसर अपलोड कर सकें। क्या मैं सारे आंसर को चेक कर पाऊंगा? बिल्कुल नहीं कर पाऊंगा, लेकिन कम से कम जब आप लोग अपने आंसर को अपलोड करेंगे तो आप लोग एक दूसरे के आंसर से जरूर से कुछ सीखेंगे, और मैं उस दिन का जो सबसे बेहतरीन आंसर होगा, है ना, उस दिन का जो सबसे बेहतरीन आंसर होगा उसको मैं बस मार्क कर दूंगा कि आज का ये बेहतरीन आंसर है, आप लोग इसको देख लीजिए। तो एक तरह से आपके लिए प्रेरणा भी मिलेगी कि क्यों मेरा आंसर बेहतरीन नहीं जज होता। तो उस तरह का मैं एक 2 वे प्लेटफॉर्म बना रहा हूं। मे भी हफ्ते भर का टाइम लगेगा, लेकिन ये मेरा एक पेट प्रोजेक्ट है, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग मुद्दे पर वापस लौटते हैं। अभी मैं टेलीग्राम चैनल नहीं बताऊंगा, ढूंढोगे तो मिल जाएगा, ठीक है। तो ढूंढोगे मुझे, मेरा नाम तो एक ही है ना, डॉक्टर अभिषेक कुमार, तो ढूंढोगे तो मिल जाएगा, तो ढूंढ लो, है ना। तो नहीं, ये अच्छी योजना है, बशर्ते कि बच्चे जो है सो एक्चुअली पार्टिसिपेट करें, रोज एक आंसर लिखने का डिसिप्लिन डेवलप करें। एक आंसर लिखने का डिसिप्लिन डेवलप कर लोगे तो हो जाएगा, ठीक है। तो ऑलरेडी मैं डेवलपर के साथ उस पर काम कर रहा हूं। जो मैं इतना फेमस थोड़े हूं कि मेरा कोई फेक बनाएगा जी, इतना फेमस भी मैं नहीं हूं। चलो आ जाओ वापस मुद्दे पर, भूकंप, ठीक है। तो बेसिकली जब हम भूकंपों की बात करते हैं, एंड लाइक व्हाट आई सेड कि लिखना नहीं है, तो बेसिकली जब हम भूकंपों की बात करते हैं तो क्या होता है, होता यह है कि हम पृथ्वी के सरफेस पर हम शेक और वाइब्रेशन फील करते हैं। पृथ्वी के सतह पे हम शेक और वाइब्रेशन मुख्यतः इसलिए फेस करते हैं क्योंकि हमारे पृथ्वी के सतह के नीचे जो टेक्टोनिक प्लेट होते हैं, वो टेक्टोनिक प्लेट हमेशा ही मूवमेंट की स्थिति में रहते हैं। कई बार क्या होता है कि ये टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट की स्थिति में आकर के एक दूसरे के साथ लॉक हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ लॉक हो जाते हैं और बड़े लंबे वक्त तक ये लॉक रहते हैं। हालांकि मूवमेंट का फोर्स तो है कि एक प्लेट इधर जाना चाह रहा है, एक प्लेट इधर आना चाह रहा है, और ये दोनों लॉक हो रखे हैं। फिर कभी कभी क्या होता है कि मूवमेंट का फोर्स इस फ्रिक्शन को ओवरकम कर जाता है। मतलब कि ये फ्रिक्शन, ये जो घर्षण था जो इसको कि लॉक किए हुए था, ये घर्षण इतनी ताकत दे नहीं पाता कि ये घर्षण जो है ये उसको रोक पाए। तो क्या होता है कि ये दोनों एक दूसरे से रिलीज होते हैं, और उस समय जितनी बड़ी मात्रा में एनर्जी रिलीज होती है, टेक्टोनिक प्लेट एक दूसरे के साथ जब मूव कर रहे हैं और बहुत देर से लॉक थे, तो या तो ये पैरेलली मूव करेंगे या एक दूसरे के नीचे सबडक्ट होगा। जो भी होगा, उस समय इतनी बड़ी मात्रा में एनर्जी रिलीज होती है कि हम अर्थ के सरफेस पर वाइब्रेशन और ट्रेमर्स का अनुभव करते हैं। तो इसी को हम भूकंप कहते हैं। भूकंप को परिभाषित करना जरूरी है, लेकिन इस क्लास में ऐसा कोई नहीं बैठा होगा
जिसने अपनी ज़िंदगी में भूकंप के झटकों का अनुभव नहीं किया होगा? हम हमेशा करते हैं, राइट? हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम जिस एरिया में रह रहे हैं, उत्तरी भारत के मैदानी इलाके में, मेरी उम्मीद है कि आप में से ज़्यादातर लोग इसी हिस्से से आते हैं, तो ये सब भारत के चंद भूकंप प्रवण क्षेत्रों में से है। मैं ये क्लास दिल्ली से ले रहा हूँ। दिल्ली हमारे भूकंप प्रवणता में बिल्कुल नंबर 2 पे है। भूकंप प्रवणता में ये जोन 4 में आता है, हाईएस्ट जोन 5 है। तो आप समझ सकते हैं, तो भूकंप के झटकों को हम सारे लोगों ने अनुभव तो किया ही है। तो अगर हम ऐसे कहें तो पृथ्वी की सतह पर कंपन या हिलना जो पृथ्वी की परत में ऊर्जा के अचानक रिलीज होने के कारण होता है और जिसकी वजह से भूकंपीय तरंगे, जिसको हम सिस्मिक वेव कहते हैं, और सिस्मोग्राफ का फिर हम लॉगरिदमिक वैल्यू लेकर के रिक्टर स्केल पर हम भूकंप का मैग्नीट्यूड भी चेक करते हैं, करेक्ट? और आपको भी पता है कि रिक्टर स्केल जो है सो भूकंप का मैग्नीट्यूड हमें देता है। अब अगर हम देखें भूकंप के बारे में, तो मुख्यतः तो ठीक है कि भूकंप टेक्टोनिक मूवमेंट से होता है, कि टेक्टोनिक प्लेट जो हैं वो टेक्टोनिक प्लेट एक दूसरे से लॉक हुए पड़े हैं और अचानक से वो रिलीज हुए, और या तो कोई एक के नीचे चला गया या एक दूसरे से ऐसे घिसते हुए निकल रहे हैं। तो ज़्यादातर तो टेक्टोनिक गतिविधियों से होते हैं, लेकिन भूकंप जो हैं वो ज्वालामुखीय विस्फोटों से भी दुनिया के बहुत सारे देशों में देखने को मिलते हैं। अगर हम भारत के बहुत समीप की बात करें तो इंडोनेशिया में, खासतौर पे जो बाली वाला हिस्सा है, वहाँ पर आए दिन वोल्केनिक एक्टिविटी की वजह से, भूकंप लोग अनुभव करते हैं, करेक्ट? अब कोई कह रहा है कि बचपन में हम भूकंप को भूत समझते थे। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है भाई, कहाँ, किसने बता दिया? हाँ, रात में आपका बेड वेड हिल जाए तो आपको लगेगा कि ये भूकंप नहीं, भूत हिला रहा है, लेकिन ऐसे तो नहीं होता है। चलो, तो एक तो ये है कि वोल्केनिक एक्टिविटी की वजह से भी होगी। उसके बाद अगर हम आते हैं तो एक और जो कारण है वो है खनन विस्फोट। जब बहुत बड़ी ऊर्जा के साथ खनन के उद्देश्यों के लिए अगर आप माइन को एक्सप्लोड करते हैं, ठीक है ना, तब जो है खनन विस्फोट की वजह से लोकली आप भूकंप के झटकों का अनुभव करेंगे। लेकिन ये उतना नहीं होगा जितना कि ज्वालामुखीय से होगा, और ज्वालामुखीय से उतना नहीं होगा जितना कि टेक्टोनिक से होगा। तो अगर हम भूकंप के परिमाण की बात करें, मैग्नीट्यूड की बात करें, तो सबसे ज़्यादा परिमाण आप देखेंगे भूकंप टेक्टोनिक भूकंपों का, उससे कम देखेंगे ज्वालामुखीय भूकंपों का, और उससे कम आप देखेंगे माइनिंग एक्सप्लोजन का। अब सवाल उठता है कि क्या डैम के रिजर्वायर की वजह से भी भूकंप की संभावना बढ़ती है? तो अगर बहुत बड़ा डैम का रिजर्वायर हो और ऐसे एरिया में हो जो कि खुद सिस्मिकली अनस्टेबल है, जैसे हमारे लोअर हिमालय, तो लोअर हिमालय सिस्मिकली बहुत अनस्टेबल है। इसलिए अनस्टेबल है क्योंकि एशियन प्लेट जो है, आप देखिएगा कि इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट एक जगह मिल रहे हैं, वो ऑलरेडी अनस्टेबल है, और वहाँ पर अगर आप बहुत मैसिव रिजर्वायर बना दीजिएगा डैम वगैरह के साथ, तो वहाँ पे सिस्मिसिटी बढ़ जाती है, ठीक है? और आप लोग जो है सो प्लीज़ चैट रूम का डिसिप्लिन बनाए रखिएगा, क्लास की गरिमा बनाए रखिएगा। 1 मिनट के लिए सोचिए कि आप मेरी लाइव क्लास में बैठे हैं, फेस टू फेस ऑफलाइन में, तो क्या आपका व्यवहार यही होगा कि जब टीचर आपको कुछ गंभीर बातों की चर्चा कर रहे हैं तो उस समय आप एक दूसरे से बात करेंगे, एक दूसरे से बहस करेंगे? क्या ये आपको शोभा देगा? ये सोचिएगा। तो ये चीज है, तो आप अपने लेवल पर शांत रहें, और उन लोगों को आप जज कर सकते हैं, ठीक है, उन लोगों को आप जज कर सकते हैं जो लोग आपके शांत रहने के बावजूद चैट में बने हुए हैं, ठीक है? तो आप अपने लेवल पर अपनी जिम्मेदारी लें, बाकी लोग अपनी जिम्मेदारी लें। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि न्यूक्लियर एक्सप्लोजन से होगा ना, लेकिन न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होते कितने हैं? आज की डेट में न्यूक्लियर टेस्ट हो कहाँ रहे हैं, है ना? तो वो सब तो ऐसे फैक्टर है ना जो कि एकदम रेयर एंड फार एंड फ्यू वाली बात हो जाती है। चलो,
तो अगर हम कहें तो भूकंप की मैग्नीट्यूड को हम रिक्टर स्केल पर देखते हैं, और अगर हम भूकंप की तीव्रता की बात करें, इंटेंसिटी की बात करें, तो मरकाली स्केल होता है, जो कि आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। अब हम आ जाते हैं प्रॉपर आपदा के लेवल पे। ठीक है, आपदा के लेवल पे अगर हम बात करें तो भारत जो है वो भूकंप के लिए बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील है। और भारत भूकंप के लिए बहुत ही ज़्यादा इसलिए संवेदनशील है क्योंकि भारत का जो अपना इंडियन प्लेट है वो यूरेशियन प्लेट के साथ भारत के उत्तरी हिस्से में, जहाँ पे लोअर हिमालय है, वहाँ पर ये यूरेशियन प्लेट के साथ मिल रहा है। और ये दोनों ही प्लेट माइग्रेशन की अवस्था में है, ये दोनों ही प्लेट एक दूसरे के साथ लॉक्ड हैं। कभी कभी जब थोड़ी सी मूवमेंट होती है तब आप देखते हैं कि भूकंप आती है। यही रीज़न है कि हमारा जो हिमालय का क्षेत्र है और हिमालय के क्षेत्र से जुड़े हुए जो मैदानी इलाके हैं वो इतने ज़्यादा भूकंप प्रवण हैं हमारे देश में, अगर बात की जाए। और भारत का लगभग 59% भूमि क्षेत्र मध्यम से गंभीर रूप से भूकंप प्रवण में आता है, 59%। तो अगर आप भूकंपों से सुरक्षित रहना चाहते हैं, अभी जो मैप आने वाला है, तो अगर आप भूकंपों से सुरक्षित रहना चाहते हैं तो भारत में रहने के बहुत कम ऑप्शन हैं। सच्चाई है ये। अब योगदान देने वाले कारण क्या क्या हैं? सबसे पहला तो टेक्टोनिक सेटिंग, जिसका हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, जो भारत की टेक्टोनिक सेटिंग है वो तो वही रहेगी। ठीक है, और वो जो है इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट की तरफ बढ़ रहा है, और कितना 5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष, सुन के कुछ भी नहीं लग रहा है, लेकिन उससे क्या हो रहा है कि प्रेशर बढ़ता जा रहा है दोनों प्लेट्स के बीच में। और उससे जो है जहां पे ये प्लेट मिल रहे हैं, जिनको हम फॉल्ट लाइन कहते हैं, प्लीज इधर उधर की बात मत कीजिए, मैं भी डेविएट हो रहा हूं तो आप ही का नुकसान हो रहा है। तो ये जो फॉल्ट लाइन है जहां पर प्लेटें मिल रही हैं, फॉल्ट लाइन पर ये दबाव बढ़ता जा रहा है, और फॉल्ट लाइन पर जो दबाव बढ़ता जा रहा है तो आप ये मान के चलिए कि ये भूकंप की स्थिति को बिल्ड करते जा रहा है, और समय समय पे यही एनर्जी रिलीज होती है। अगर हाल का एग्जाम्पल लें तो नेपाल के भयावह भूकंप को तो आप लोग नहीं भूल सकते, है ना, जो 2015 का है, कितना भयावह था, है ना। और एक भूकंप के बाद कई सारे आफ्टर शॉक आए, कई सारे, क्योंकि वो बहुत बड़ा प्लेट एक दूसरे के अगेंस्ट मूव कर रहा था, तो बहुत सारे आफ्टर शॉक आए। फिर हम फॉल्ट लाइनों की बात करें तो बड़े सारे सक्रिय फॉल्ट जोन हैं। सक्रिय फॉल्ट जोन का मतलब है ऐसे फॉल्ट जोन जहां पे टेक्टोनिक मूवमेंट हो रही है। अब जैसे देखिए, हिमालय का अपना एक फॉल्ट जोन है, फिर इंडो गैंजेटिक प्लेन का जो हमारे मैदानी इलाके हैं वहाँ का अपना फॉल्ट जोन है, फिर पूर्वोत्तर में भी फॉल्ट जोन है, जिसकी वजह से सिक्किम में कभी भूकंप आता है, कभी असम में भूकंप आता है, कभी मेघालय में आता है। और एक चीज़ जो हमने भी किया है, और वो क्या है, वो है अर्बनाइजेशन और अविनियोजित निर्माण, मतलब कि अनप्लान्ड कंस्ट्रक्शन। तो अगर आप देखें तो ठीक है, कुछ हद तक तो जनसंख्या की मजबूरियां हैं ही, लेकिन शहरी नियोजन भारत के कौन से शहर में आपको देखने को मिलता है जहां पर सिस्टमैटिक तरीके से एक ही डिजाइन के घर बने हुए हैं? कहीं नहीं। हर मोहल्ले में, छोटा शहर हो बड़ा शहर हो, हर मोहल्ले में लोग सरकारी जमीन को इंक्रोच करते हैं और चलने की सड़क को पतला कर देते हैं। फिर लोग जैसे मर्जी कंस्ट्रक्शन करा लेते हैं, उनको बिल्कुल परवाह नहीं होती है कि ये किस तरह के सिस्मिक जोन में है और भूकंप के तेज झटकों को कैसे बर्दाश्त करेगा। आप निजी कंस्ट्रक्शन को छोड़िए, सरकारी कंस्ट्रक्शन में भी वही बात मिलती है। तो अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन, शहर बढ़ता जा रहा है, बिल्डिंग बढ़ती जा रही है, और बिल्डिंग एक दूसरे के साथ ऐसे बने हुए हैं, बीच में जो है सो 4 फीट 6 फीट की सड़क है। आप सोच के देखिए कि अगर मेजर भूकंप आए तो लोग इवैक्यूएट कैसे होंगे। और यही चीज़ हमने 2023 में टर्की में देख ली, तुर्की और सीरिया में देख ली, और यही चीज़ बहुत साल पहले हमने हेटी में देखा था। तो अनप्लान्ड बिल्डिंग और अनप्लान्ड शहरीकरण, वो एक तरह से इंडिया को टाइम बॉम्ब पे बिठा के रखे हुए है, टाइम बॉम्ब पे, ठीक है ना। तो वो चीजें हैं।
अब अगर हम कहें संवेदनशील क्षेत्र कि भारत के कौन कौन से क्षेत्र संवेदनशील हैं, तो यहां पर एक जो है वो कम संवेदनशील है, लेकिन चार जो हैं, जोन 5, जोन 4, जोन 3, जोन 2, यहां पर भूकंप का खतरा तो है। सबसे पहले आते हैं हम लोग जोन 5 पे। तो JNK है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है और नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं, और बिहार का वो वाला हिस्सा जो नेपाल की सीमा से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अगर हम राज्यों की बात कर लें तो राज्यों के संदर्भ, हम जिलों की बात कर लें तो बिहार में जो चंपारण का जिला है, वो सीतामढ़ी जिला है, वो ये सब जो है नेपाल की सीमा के आसपास बसे हुए हैं। मधुबनी का जिला, तो ये सब जिला जो है भूकंप के प्रति बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील हैं, जोन 5 हैं ये। और फिर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अंडमान और निकोबार किस कदर? अंडमान और निकोबार इस तरह से वो संवेदनशील हो जाते हैं क्योंकि फिर वहाँ पर वो इंडोनेशियन जो प्लेट है, जो कि बहुत ही ज़्यादा एक्टिव फॉल्ट लाइन है, वहीं पे तो सुनामी भी आई थी, करेक्ट। उसके बाद जोन 4, जहां से आपकी ये क्लास चल रही है, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र में जोन 4 का ही भूकंप था सर, अररिया डिस्ट्रिक्ट, बिल्कुल। अच्छा, हम सीतामढ़ी से हैं, कोई कह रहा है, कोई मधुबनी से बता रहा है। तो आप लोगों ने भूकंप का, नेपाल वाले भूकंप का भी बहुत तेज अनुभव किया होगा अगर आप याद करें तो, है ना। और दरभंगा का 1934 का भूकंप भारत के चंद बेहद विनाशकारी भूकंपों में से एक माना जाता है। और फिर दरभंगा में एक और विनाशकारी भूकंप थी 1988 की। ठीक है, दरभंगा में एक और विनाशकारी भूकंप थी 1988 की, अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये सारे बहुत विनाशकारी भूकंपों का इतिहास रहा है, और ये सब के सब इसलिए हैं क्योंकि ये जोन 5 वाले क्षेत्र होते हैं। फिर ये जोन 4 में अगर आप देखें तो महाराष्ट्र में लातूर और उस्मानाबाद का भूकंप आपको याद आएगा। फिर जोन 3 जो है, इसमें आ जाता है हमारा केरल, गोवा, लक्षद्वीप, ये थोड़ा सा वेस्टर्न घाट वाला फॉल्ट लाइन है अपना। जोन 2 में कम जोखिम है, ये प्रायद्वीपीय भारत के कुछ क्षेत्र आते हैं यहां पे। ठीक है, अब देखिए इस मैप को थोड़ा गौर से हम लोग देखते हैं। ये मैप को अब हम लोग जरा देखें थोड़ा सा बड़ा करके। ये जो आपको डीप रेड दिख रहा है ना, जो डीप रेड एरियाज दिख रहे हैं, इधर देखिए पूरा का पूरा हमारा नॉर्थ ईस्ट, मतलब आप देख लीजिए मेघालय, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, बल्कि पश्चिम बंगाल का थोड़ा सा हिस्सा, सिक्किम बचा हुआ है लेकिन जोन 4 तो है ही, सिक्किम बचा हुआ है लेकिन जोन 4 तो है ही आपका, है ना। और अगर असम में कोई मेजर अर्थक्वेक आता है तो सिक्किम तो उससे प्रभावित हो ही जाता है ना। फिर आप देखें तो बिहार का ये वाला हिस्सा, बिहार का ये वाला हिस्सा जो हिस्सा है मधुबनी, सीतामढ़ी, दरभंगा वाला हिस्सा और अररिया वाला भी हिस्सा, तो ये वाला हिस्सा जो है सो आपका जोन 5 है। और बचा हुआ लगभग पूरा बिहार, सिवाय दक्षिणी बिहार के, बचा हुआ लगभग पूरा का पूरा बिहार जो है वो जोन 4 में आता है। उसके बाद आप उत्तर प्रदेश के पूरे उत्तरी हिस्से को देख लें, मतलब वो हिस्सा जो नेपाल से सटा हुआ है, वो पूरा का पूरा जोन 4 है। ये वाला हिस्सा आपका जोन 3 है, ये वाला हिस्सा आपका जोन 3 है। दिल्ली देखिए जोन 4 है। उत्तराखंड का ये वाला हिस्सा जो नेपाल की सीमा के साथ लगा हुआ है, जोन 5। हिमाचल प्रदेश का ये हिस्सा जोन 5। जम्मू कश्मीर का इधर वाला हिस्सा जोन 5। बचा हुआ ये पूरा का पूरा लद्दाख, बचा हुआ जम्मू कश्मीर, बचा हुआ हिमाचल, सब जोन 4 है। और जोन 4 भी बहुत खतरनाक है। अगर किसी को भी जोन 4 की याद नहीं आती हो तो वो याद कर ले कि लातूर और उस्मानाबाद में क्या हुआ था, या जोन 3 में अगर शैलो अर्थक्वेक हो तो गुजरात के भुज में क्या हुआ था, है ना। तो वो देख लीजिए। फिर अगर हम देखें तो राजस्थान का वो हिस्सा
जो पाकिस्तान के सीमा से लगता है, वो वाला जो हिस्सा है हमारा, वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है जोन 4। बचा हुआ राजस्थान, मध्य प्रदेश का ज़्यादातर हिस्सा, ये सब जोन 3 है। मतलब कि यहाँ पर जोखिम का स्तर नहीं, ये जोन 3 है। उत्तर प्रदेश का जो बचा हुआ हिस्सा जोन 3 है। ये आपका कम जोखिम वाला क्षेत्र है, राजस्थान और मध्य प्रदेश। फिर अगर आप ऐसे देखें तो ये हमारा हो जाता है जोन 3, लगभग राजस्थान का वो हिस्सा। फिर गुजरात का ये हिस्सा जो है वो जोन 4, ये जोन 5। फिर महाराष्ट्र का थोड़ा सा हिस्सा आप देखते हैं कि ये जोन 4 में आता है। बाकी महाराष्ट्र बहुत बड़ा हिस्सा ये हमारा आ जा रहा है जोन नंबर 3 में। इधर अगर आप देखें तो गोवा, कर्नाटक, ये सब, केरल वगैरह जोन 3 में आ रहा है। तटीय आंध्र प्रदेश वगैरह भी जो है वो जोन 3 में आ रहा है। कायदे से अगर बचा हुआ है कोई स्टेट तो वो है उड़ीसा। उड़ीसा का बहुत बड़ा हिस्सा जोन 2 में है। फिर झारखंड का जो एकदम दक्षिणी बेल्ट है, झारखंड का दक्षिणी बेल्ट भी जो है वो भी जो है सो जोन 2 में आ जाता है। फिर छत्तीसगढ़ का बहुत बड़ा एरिया जोन 2 में आ जाता है। लेकिन आप अगर अब इसको मैं थोड़ा सा स्मॉल करके दिखाऊं, अब अगर आप इसको देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि सच में भारत का, है ना, सच में भारत का 59% जो है वो तो जो हमें साफ आंखों से दिख रहा है कि 59% जोन 3, 4, 5 में ही है। करेक्ट? तो ये मामला है। तो भारत में रिस्क तो बहुत ज़्यादा है। अब हम आ जाते हैं थोड़े आसान चीज़ों पर, प्रभाव पर अगर हम आ जाएं तो मानव प्रभाव में सबसे पहले तो है लॉस ऑफ लाइफ। खासतौर पे घनी आबादी वाली क्षेत्रों में लोगों को चोटें आती हैं, और चूंकि इंफ्रास्ट्रक्चर, घर वगैरह एकदम से तबाह हो सकते हैं। अगर कोई बड़ा भूकंप आया हो तो लोगों का बड़े पैमाने पर विस्थापन होता है। मैंने अपनी आंखों से भूकंप का मनोवैज्ञानिक प्रभाव देखा है, और ये बहुत जरूरी प्रभाव है। अगर आप अपने लाइफ में एक बार बड़ा भूकंप झेल लेते हैं, पूरी जिंदगी किसी और रीजन से भी, मान लीजिए कि आप टेबल पर किसी के साथ बैठे हुए हैं और एक आदमी अपने पैर को हिला रहा है, ठीक है, पैर को हिलाने से टेबल थोड़ा सा हिल गया, आपको लगेगा भूकंप आ गया। लाइफ में बस एक बार एक मेजर भूकंप का अनुभव करना होता है, आपको गाहे बगाहे, मतलब ऐसे ही भूकंप महसूस होता रहेगा। इसीलिए इसको हम कहते हैं कि ये मनोवैज्ञानिक प्रभाव है भूकंप का। मैंने लाइफ में इतने बड़े बड़े भूकंप देखे हैं, इतने बड़े बड़े भूकंप देखे हैं। नेपाल का भूकंप जब हुआ, मैं दिल्ली में था, क्लास ले रहा था, ठीक है। इसी तरह से जब 1988 का बिहार का भूकंप था, मैं बिहार में ही था, तब वो भूकंप का अनुभव किया। मुझे तो कई बार ऐसा लगता है कि मतलब भूकंप और मैं एकदम एक ही जगह मिल ही जाते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो जब लातूर वाला भूकंप हुआ था, तो लातूर वाले भूकंप के वक्त मैं मुंबई में था। तो ये भी संयोग है कि लातूर वाले भूकंप के वक्त मैं मुंबई में था। एक भूकंप होता है हमारा सिक्किम में, और उस समय मैं पश्चिम बंगाल में था, एकदम पास में। तो ऐसे ही चला है मेरा और भूकंपों का रिश्ता। और मैं आपको सही बता रहा हूँ, मुझे गाहे बगाहे भूकंप का वहम होते रहता है मुझे, जबकि मैं पढ़ाता हूँ, मैं एक वैज्ञानिक सोच रखता हूँ, मुझे भूकंप का वहम होते रहता है। आप सोच के देखिए, मैं बेड पे लेटा हुआ हूँ, कुछ पढ़ रहा हूँ, और मुझे लगता है कि ये बेड थोड़ा हिल नहीं रहा है, और मैंने एक ही अपना मार्क बनाया हुआ है, ऊपर देखूंगा पंखे को। अगर भूकंप होता है ना, तो पंखा अगर चल भी रहा है तो भी ऐसे ऐसे हिलने लगता है। तो अगर पंखा हिल रहा है तो पक्की खबर है कि भूकंप तो है ही, है ना। तो ये है साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट। लोगों का लाइवलीहुड की हानि होती है, सामाजिक विस्थापन होता है। आर्थिक प्रभावों की बात करें तो बहुत मैसिव पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान होता है, और अगर देश विकासशील है तो उसको एक बुरे भूकंप के प्रभाव से उबरने में बहुत लंबा वक्त लग जाता है। आप टीचर हैं, अरे टीचर हैं मैं मान गया, लेकिन अब वहम होता है तो मैं क्या करूं, है ना। कोई कह रहा है कि सर भूकंप को आपसे प्यार है, प्लीज ऐसा मत बोलो। मुझे लग रहा है कि टचवुड काफी वक्त से ये प्यार अभी दिख नहीं रहा है।
मतलब अभी आजकल मैं पिछले 6-7 साल से जहाँ जहाँ हूँ वहाँ पे, मतलब हाँ 6-7 साल से वहाँ पे कुछ भूकंप वगैरह बचा हुआ है। तो अब मुझे लगता है कि रिलेशनशिप थोड़ा कम हुआ है, तो उसको कम ही रहने देते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग, रोड, ब्रिज, पब्लिक यूटिलिटी, ये सब डैमेज हो जाती है। फिर पुनर्निर्माण की मैसिव लागत आती है, और डिजास्टर के बाद के पुनर्निर्माण से देश या राज्यों की वित्तीय स्थिति बुरी हो जाती है। ठीक है ना? हाँ, एकदम सही बोले हैं, ज़्यादा प्यार भी ठीक नहीं है। ठीक है। और फिर क्या होता है कि काफ़ी लंबे समय तक व्यवसाय हो गए या उद्योग हो गए, तो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह के डिसरप्ट होने की वजह से इनकी भी उत्पादकता में हानि होती है। पर्यावरणीय प्रभाव ये होता है कि सॉइल की लिक्विफैक्शन हो जाती है, मतलब कि जो जो मिट्टी ऑलरेडी पानी से संतृप्त है ना, वो अगर एक बार जोर का शेक हो जाए तो वो अपने अपने आप को संगठित रख पाने की ताकत खो देती है, और वो मिट्टी जो है बहुत तेजी से धंस जाती है। तो भूकंपों में आप देखेंगे ना, रोड धंस जाती है। कभी सोचा कि भूकंप में रोड क्यों धंस जा रहे हैं? भूकंप में रोड इसलिए धंस जाते हैं क्योंकि जो नीचे की मिट्टी है, जो एकदम पानी से संतृप्त है, वो एक बार जोर से हिली, अब अपने आप को वो संगठित रख पाने की क्षमता खो देती है और वो धंस जाती है। तो देखिए कि रोड में बड़े बड़े क्रेटर हो जाते हैं। ठीक है। फिर भूस्खलन, पहाड़ी एरिया में भूकंपों से भयंकर भूस्खलन होते हैं, और ये भूस्खलन जो हैं वो नदियों को अवरुद्ध करते हैं, लोगों के आवासों को मतलब ये कर देते हैं, अपने साथ लेके चले जाते हैं। और कई बार तो लैंड फॉर्म में परिवर्तन आ जाता है, जैसे कि ड्रेनेज पैटर्न, जो जल निकासी का पैटर्न है, उसमें परिवर्तन आ जाएगा, पारिस्थितिक तंत्रों में परिवर्तन आ जाएगा। तो भूकंप से ये सारी चीजें होती हैं। ये है भारत के भूकंपों की कुछ प्रमुख घटनाएं। आप ये टेबल देख लीजिएगा, मैंने जानबूझ करके इसको बहुत छोटा रखा है आपके लिए। तो 1934 के भूकंप की बात कर रहा था, फिर असम और तिब्बत की भूकंप थी 1950 की, फिर 1952 में कोयना महाराष्ट्र में बहुत मेजर भूकंप आता है ना? ये 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे के दिन का ये भूकंप है। और फिर एक 26 जनवरी का भी भूकंप है, याद रखिएगा, ये स्वतंत्रता दिवस का भूकंप था, करेक्ट? और ये भी स्वतंत्रता दिवस का भूकंप है, देखते जाइएगा। ये भी स्वतंत्रता दिवस का भूकंप है, 15 अगस्त 1950, देख रहे हैं? ये नहीं है, ये तो जनवरी है। 15 अगस्त 1950, फिर 15 अगस्त 1952 को फिर से भूकंप। अब सोचिएगा। और उसके बाद चलिए, यह भी बहुत बुरा भूकंप था, अंजार का भूकंप जो गुजरात में था। उसके बाद देखो फिर से 15 अगस्त को, फिर से देख रहे हो 15 अगस्त को किन्नौर, हिमाचल में किन्नौर का भूकंप। अब समझ में आ रहा है कि 15 अगस्त को कहां रहना चाहिए? एकदम से 15 अगस्त को जाके जोन 2 में बैठ जाओ। ठीक है, एकदम से 15 अगस्त को जोन 2 में जाके बैठ जाओ। सर इसे नोट्स में अपलोड कर देगा बाबू, ये नोट्स में एक्सपोर्ट कर दिए हैं और शेयर भी कर लिए हैं। ठीक है। तो फिर 21 अगस्त को ये 1988 का, जो मैं कह रहा था ना 1988 का भूकंप, ये सुबह 4 बजे का भूकंप है। ठीक है, नेपाल और बिहार का, दरभंगा के पास इसका एपी सेंटर था। फिर ये 1991 का भूकंप उत्तरकाशी और गढ़वाल के क्षेत्र में आता है, और भयंकर लैंडस्लाइड, भयंकर लैंडस्लाइड। इसके बाद ये है लातूर और उस्मानाबाद का भूकंप, बहुत बुरा भूकंप ये भी, है ना? और उसके बाद भुज के भूकंप की डेट देखो क्या है, 26 जनवरी। ठीक है, तो स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस, ये भूकंपों को भी पता नहीं इन डे से क्या प्यार है। ठीक है, तो ये सब कुछ रहे हैं बहुत विनाशकारी भूकंप। फिर कश्मीर का भूकंप 2005 का, 2015 का नेपाल का भूकंप। इस दिन तो मैं क्लास ले रहा था, दिन के 11-12 बजे की बात है ना? और मैंने क्लास में अभी अभी एक सवाल दिया था बच्चों को कि इसका जवाब लिखो, इतने में अर्थ शेक होने लगी, बच्चों को मिल गई टेस्ट से छुट्टी उस दिन।
टेस्ट से क्या, क्लास से छुट्टी, सर अब क्लास छोड़ दीजिए। जब भूकंप कम हुई, हम लोग बिल्डिंग से बाहर निकल गए थे, भूकंप को मिल के पढ़ लो थोड़ा, नहीं सर अब हो गया आज के लिए, ठीक है। तो ये है कुछ भूकंप, ओके। इसके बाद आ जाओ 2022 का उत्तराखंड भूकंप। थैंकफुली ये बहुत तेज भूकंप नहीं था, लेकिन फिर भी मतलब ये डैमेज कर गया उत्तराखंड में। इसके बाद कुछ भूकंपों का थोड़ा ज़्यादा प्रोफाइल दे दिया है, गुजरात का भुजवाला भूकंप का, और प्रभाव क्या था, प्रबंधन कैसे किया गया वगैरह, और क्या क्या सबक सीखे गए। लातूर का भूकंप भी मैंने दिया है। ये सब ना थोड़ा सा पढ़ना होगा आपको भी, सो दैट ना कि कभी इस उदाहरण को देने की जरूरत पड़ी तो आपके पास ये सब होना चाहिए। अब जैसे कि इसके बाद क्या कदम लिए गए, तो महाराष्ट्र आपातकालीन भूकंप पुनर्वास कार्यक्रम को स्थापित किया, ठीक है। अनुराग कह रहे हैं सर हम जोन 5 वाले हैं। अरे अनुराग, मतलब ईश्वर करें अब कोई जोन में कुछ भूकंप ना हो, जितना होना था हो गया है ना। फिर उत्तरकाशी के भूकंप की चर्चा मैंने उसी बिल्कुल सेम फॉर्मेट किया है कि आपको जो है सो चीजों को समझने में आसानी हो। असम का भूकंप, बस इतना ही। भारत के बाहर के कुछ भूकंपों की चर्चा, 2010 की हैती का भूकंप। 2010 के हैती का भूकंप का आप फोटो नहीं देख पाएंगे, इतना हृदय विदारक है, फोटो देखने में तकलीफ होगी। पूरा का पूरा देश, ठीक है, पूरा का पूरा देश एक तरह से फ्लैट हो गया था हैती में। ऐसे भी बहुत गरीब देश है। फिर 2011 का फुकुशिमा का भूकंप जो जापान में हुआ था, जो कि फुकुशिमा का दाइची जो न्यूक्लियर प्लांट था, ऐसा लगा कि वो न्यूक्लियर प्लांट से बहुत बड़ी मात्रा में रेडिएशन लीक हो जाएगा। फिर 2023 का तुर्की और सीरिया का भूकंप, 6 फरवरी 2023 को, ठीक है। तो ये सब कुछ इंडिया के बाहर के बड़े और हाल के एग्जाम्पल हैं जिनको थोड़ा सा जानना जरूरी है, उससे ज़्यादा नहीं। और एक 2023 में अफगानिस्तान का भूकंप, और जो अगर आप देखें तो 3 बार में आया ये भूकंप। 2023 मतलब पिछले साल की हम बात कर रहे हैं, 7 अक्टूबर को, 11 अक्टूबर को और 15 अक्टूबर को, 3 बार में। वही बात है कि वो एक्टिव फॉल्ट लाइन है, तो प्रेशर बिल्ड हो रहा है। थोड़ा सा मूव किया एक भूकंप, थोड़ा सा और मूव कर गया, क्योंकि वो अब ऐसे पॉइंट पे आ गया कि जहां से वो मूव कर सकता है। एक और भूकंप, फिर और मूव किया, एक और भूकंप। नेपाल के भी भूकंप के बाद बहुत सारे आफ्टर शॉक आ रहे थे नेपाल और बिहार में, है ना। तो ये चीज है। अब हम आ जाते हैं यहां पर, नीतियां, एनडीएमए के दिशा निर्देश और प्रतिरोध उन्मुख कुछ गतिविधियां। तो सबसे पहले हमारे देश में एक राष्ट्रीय भवन कोड है, नेशनल बिल्डिंग कोड है, कि जहां पर भूकंप प्रवण क्षेत्रों में भूकंप प्रतिरोधी संरचनाओं के निर्माण का दिशा निर्देश है। सरकारी बिल्डिंगों में, सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर में तो वो अब कायदे से फॉलो होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली प्राइवेट बिल्डिंगों में आज भी इस तरह के निर्माण के बावजूद अनुमति और अप्रूवल मिल जाती है। फिर एनडीएमए के अपने दिशा निर्देश हैं। सबसे पहले कि भूकंप की हैजार्ड जोन की मैपिंग तो हमारे देश में बहुत पहले से हो गई है। फिर कई सारे दिशा निर्देश हैं, जैसे कि भारत की भूकंपीय जोनिंग, जो हमने जोन देख लिया तो वो किया गया है हमारे देश में, और अलग अलग जोन के लिए अलग अलग कंस्ट्रक्शन कोड एस्टैब्लिश किए गए हैं कि कहाँ पर किस तरह के कंस्ट्रक्शन कोड की ज़रूरत है। जो मैंने कहा कि सरकारी बिल्डिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर में तो फॉलो भी हो जाता है, प्राइवेट बिल्डिंग में अनफॉर्चुनेटली नहीं होता। फिर तैयारी के लिए जागरूकता अभियान है, स्कूल सेफ्टी प्रोग्राम है, और संवेदनशील क्षेत्रों में मॉक ड्रिल मतलब कि पूर्वाभ्यास लोगों को कराया जाता रहा है। मौजूदा भवनों में रेट्रोफिटिंग का मतलब है कि मौजूदा भवनों में कुछ इस तरह की संरचनात्मक बदलाव जिससे कि वो भूकंप के प्रति थोड़ी ज़्यादा प्रतिरोधी क्षमता को विकसित कर लें। फिर अर्ली वार्निंग सिस्टम, तो अर्थक्वेक को लेकर के धीरे धीरे एनडीए में कुछ अर्ली वार्निंग सिस्टम्स को डेवलप करने की कोशिश की है। और एक हमारे देश में चल रही है राष्ट्रीय भूकंप जोखिम न्यूनीकरण योजना। तो यहाँ पर क्या है
नेशनल अर्थक्वेक रिस्क मिनिमाइजेशन प्रोग्राम। तो यहाँ पर क्या है कि उन एरिया में जो भूकंप प्रवण है वहाँ पर लोगों की और बुनियादी ढांचे की संवेदनशीलता मतलब भेद्यता को कम करने के लिए किस तरह से हम क्षमता का विकास कर रहे हैं, संस्थागत क्षमताओं को बढ़ा रहे हैं, सामुदायिक स्तरीय तैयारियों को बढ़ा रहे हैं वगैरह। और उसके अलावा जो है सो अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ हमने डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बढ़ावा देने का काम किया है। तो देख रहे हो ये चीज़ें हैं सरल, लेकिन इसको एक बार, दो बार, तीन बार पढ़ोगे तो ये दिमाग में ये पॉइंट बैठेंगे। इन पॉइंटों में समझाने के लिए ज़्यादा नहीं है, लेकिन इन पॉइंटों को एक जगह दिमाग में रखने के लिए सो दैट कि जब आंसर आए तो ये सारे पॉइंट जरूरी होंगे। तो इसलिए इनको 2-3 बार आपको पढ़ना पड़ेगा। और फिर है प्रतिक्रिया और पुनर्प्राप्ति ढांचा कि आपदा के बाद की प्रतिक्रिया ढांचे पोस्ट डिजास्टर रिस्पॉन्स को विकसित किया है, जो थोड़ा सा एक्सेलरेटेड और त्वरित राहत प्रयास जो रिलीफ एफर्ट हैं उनको, चिकित्सा सहायता, क्षति आकलन और बाद में जो है पुनर्निर्माण के काम को बल देता है। तो एक चीज़ याद रखिएगा कि जो टॉपिक समझने में कई बार बहुत आसान लगता है वहाँ पर बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे फैक्ट होते हैं जिनको कि याद करने में खासा मशक्क़त लगेगा। तो आप इसको पढ़िएगा, कई बार पढ़िएगा। और इसको मैं ज़रूर से दबाव दे के कहूँगा कि आप लोग अभी क्लास ख़त्म होने के बाद धीरे धीरे ख़त्म कर दीजिएगा, क्योंकि आज और कल का हैंडआउट मिला के लगभग 50-55 पेज का हो जाएगा। आज ही 30 पेज का गया है, इंग्लिश में गया है 30 पेज का, हिंदी में गया है 29 पेज का। ठीक है, तो ये हो गया हमारा भूकंप का 2025 के लिए रोड मैप। बाबू उसके लिए मैं परसों, कल पहले हम लोग टॉपिक को ख़त्म कर लें। परसों मैंने अपनी क्लास रख ली है आप लोगों के कहे बगैर कि परसों आकर के 1 घंटा थोड़ा सा रोड मैप की चर्चा 25 और 26 दोनों की करेंगे। ठीक है, अब सुनामी की बात करें तो सुनामी जो है वो समुद्री लहरों की एक श्रृंखला है जो बहुत बड़ी मात्रा में जल के विस्थापन के कारण उत्पन्न होती है। तो अक्सर क्या होता है कि समुद्र के अंदर अगर कोई मेजर अर्थक्वेक आया और अर्थक्वेक की वजह से अगर बहुत बड़ी मात्रा में जल पर उछाल आया, या मान लीजिए कि एक ऐसे है सबडक्शन हो गया, तो बड़ी मात्रा में जो एक वेव की वजह से जल के स्तर में जो एक कह लीजिए कि वृद्धि हुई, वो जब वेव का फॉर्म लेकर के, ठीक है, तटों की तरफ जाएगा ना, वेव का फॉर्म लेकर के ऐसे तटों के पास जाएगा, तो तटों के पास गहराई कम होती जाती है। पानी की मात्रा उतनी ही है लेकिन अब गहराई कम होती जा रही है, तो ये पानी का स्तर ऊपर उठते जाएगा। ठीक है, क्योंकि गहराई, अब तट के पास जा रहे हैं तो पहले इतनी गहराई थी, अब ऐसे ऐसे गहराई कम हो रही है, पानी तो बहुत आ रही है, तो वो पानी का स्तर बहुत ऊंचा हो जाएगा। सुनामी वेव 5-5 मीटर, 10-10 मीटर, 15-15 मीटर ऊंचाई के सुनामी वेव रहे हैं। अगर आपको अंदाजा दूं तो एक नॉर्मल बिल्डिंग, जैसे जिस बिल्डिंग में मैं खड़ा हूं, तो फ्लोर से लेकर के छत तक की जो हाइट होती है वो 3.5 मीटर की होती है। तो आप सोच लीजिए कि 5 मीटर की वेव है तो ग्राउंड फ्लोर को तो पूरा एक बार में वो निपटा देगी। कमजोर स्ट्रक्चर तो बिल्डिंग उसके साथ बह गई, क्योंकि उसमें तो फोर्स बहुत ज़्यादा होता है। और अगर 10 मीटर का वेव हुआ तो क्या होगा, क्योंकि 2004 के सुनामी में इसी तरह का जायंट वेव आया था, जायंट वेव आया था। ठीक है, और या तो ये विस्थापन भूकंप के कारण होगा, और पानी का ये जो मैसिव विस्थापन है सामान्यतः भूकंप की वजह से होता है, या फिर अंडर वाटर वोल्केनिक इरप्शन, या फिर अंडर वाटर लैंडस्लाइड। लेकिन जो सबसे ज्यादा होता है वो अर्थक्वेक से आता है। जितने हाल के मेजर सुनामी देखने को मिले हैं वो सारे के सारे सुनामी अर्थक्वेक वाले हैं। वोल्केनिक इरप्शन वाले उतने मेजर नहीं होते, और अंडर वाटर लैंडस्लाइड के तो और भी मेजर नहीं होते। और ये वर्ड आया है जापान से, जहां पे हार्बर वेव इसको कहते हैं, बंदरगाहों का वेव, कि बंदरगाहों पर अचानक से बहुत ऊंची लहर आ गई तो उसको हार्बर वेव से बात करते हैं। भारत के लिए जोखिम की बात करें, अब ये सब टॉपिक थोड़े छोटे हैं, तो भारत की कुल तट रेखा जो है ना वो 7500 किलोमीटर के आसपास है। लेकिन अगर हम बात करें इस 7500 किलोमीटर की तट रेखा की, तो इसमें जो हमारा पूर्वी तट है, जो बंगाल की खाड़ी
को टच करता है, और अंडमान और निकोबार के जो द्वीप समूह हैं वो ज़्यादा संवेदनशील हैं। और वो इसलिए हैं क्योंकि उस वाले एरिया में, हिंद महासागर के पूर्वी क्षेत्र में, आप देखेंगे कि टेक्टोनिक प्लेट जो है ज़्यादा सक्रिय हैं। योगदान वाले कारक क्या हैं? तो सबडक्शन जोन की निकटता की एक सबडक्शन जोन है जहां पर इंडो ऑस्ट्रेलियन, यूरेशियन और बर्मा प्लेट तीनों मिल रहे हैं, और सबडक्शन का मतलब एक प्लेट दूसरे के अंदर जा रहा है धीरे धीरे। तो चूंकि सबडक्शन जोन के पास हमारा दक्षिण पूर्वी हिंद महासागर है, इसलिए हमारा पूर्वी तट ज्यादा संवेदनशील है। ऐसा नहीं कि पश्चिमी तट पूरी तरह से असंवेदनशील है, लेकिन पश्चिमी तट की संवेदनशीलता कम है। ठीक है। उसके बाद सुमात्रा के पास, मतलब इंडोनेशिया का पार्ट है ना सुमात्रा के पास पानी के नीचे के भूकंप सुनामी को उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि वहां पे जो प्लेट का स्ट्रक्चर अगर मेजर हुआ तो बहुत बड़ी क्वांटिटी में वो वाटर रिलीज होगी, जो कि 2004 की सुनामी में दिखा था। इधर उधर की बात प्लीज मत कीजिए, ठीक है, विनम्र निवेदन आप लोगों से। और फिर जो है, भारत के पूर्वी तट पर कोरल रीफ या मैंग्रोव उस तरह से नहीं है कि आने वाले सुनामी के प्रभाव को मंद कर पाए। करेक्ट। भारत के संवेदनशील क्षेत्रों की बात करें तो ईस्टर्न कोस्ट, विशेष तौर पर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा ज़्यादा संवेदनशील हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह बहुत संवेदनशील हैं, और पश्चिमी तट कम आवृत्ति पर, लेकिन अरब सागर में भी कभी कभी तो हुआ ही है। और फिर कभी कभी बोलेंगे तो कुछ तो उदाहरण देंगे। तो ये है हमारा 1945 का मकरान का भूकंप। 1945 के मकरान के भूकंप का प्रभाव भारत के पश्चिमी तट पे पड़ा था। फिर आ जाते हैं प्रभावों पर। तो मानव प्रभाव, जीवन की हानि बड़े पैमाने पर। अभी हम आ रहे हैं 2004 की सुनामी पे, तो आप देखिएगा बड़े पैमाने पर विस्थापन। फिर बाढ़ के कारण जो पानी दूषित होता है तो उससे स्वास्थ्य के खतरे उत्पन्न हो जाते हैं। फिर आर्थिक प्रभाव में तटीय बुनियादी ढांचे का विनाश, आजीविका की हानि, पुनर्निर्माण की लागत, और पर्यावरणीय प्रभाव में मिट्टी और जल निकायों का लवणीकरण हो जाता है, और तटीय पारिस्थितिक तंत्रों का भी विनाश होता है हमारे देश में, और कुछ हद तक तट रेखाओं में भी परिवर्तन आप देखेंगे। कोरल रीफ कैसे कंट्रोल कर सकता है? वो बेसिकली कुछ और नहीं प्रियंका, वो एक बैरियर का काम करता है। ऐसे भारत में अगर आज तक के इतिहास की जो सबसे मैसिव सुनामी रही है वो 26 दिसंबर 2004 की सुनामी रही है। भारत के पूर्वी तट पर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कुछ हद तक केरल भी, ठीक है, कुछ हद तक केरल के पास भी इस तरह के वेव्स केरल ने भी फेस किए थे। और उसके बाद अंडमान और निकोबार। हुआ क्यों था? सुमात्रा के पास 9.1 तीव्रता के बड़े अंडर वाटर अर्थक्वेक की वजह से हुआ था, और भारत में ही अकेले 12,400 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। ये आधिकारिक आंकड़े हैं, वास्तविक आंकड़े शायद इससे ज़्यादा के होंगे। और भारत के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इस सुनामी में भारत उस समय की कीमतों पर, 2004 की बात कर रहे हैं, आज से 20 साल पहले की बात कर रहे हैं, भारत ने तकरीबन, ठीक है, भारत ने तकरीबन 35 लाख करोड़ का आर्थिक नुकसान झेला था इस सुनामी से। इमेजिन करके देखिए। उसके बाद भारत ने सुनामी अर्ली वार्निंग सिस्टम को विकसित किया गया, ठीक है, अर्ली वार्निंग सिस्टम किया हमने, बेहतर तटीय प्रबंधन, सार्वजनिक जागरूकता, ये सब पे काम किया। फिर मकरान सुनामी के बारे में भी थोड़ा सा दिया हुआ है, जो मुंबई और गुजरात को प्रभावित किया था। और ये हुआ क्यों था? पाकिस्तान के तट के पास मकरान सबडक्शन जोन में 8.1 मैग्नीट्यूड के भूकंप की वजह से, और भारतीय तट रेखा पर 300 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई थी, और तटीय बुनियादी ढांचे पर बहुत बुरा असर उस साल पड़ा था। ठीक है, यहाँ पर क्या है? तो सबसे पहले तो हमने एक सुनामी प्रारंभिक वार्निंग प्रणाली है जो कि काफ़ी अच्छी है। अगर भूकंप होता है तो उसके इमीडिएट बाद ये सुनामी की वार्निंग जारी हो जाती है, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें
तो एनडीएमए के अपने दिशा निर्देश हैं। सबसे पहले तो प्रारंभिक चेतावनी और लोगों को कम्युनिकेशन देने का काम, पब्लिक अवेयरनेस है। फिर तटीय क्षेत्र का विनियमन और तटीय क्षेत्र में बिल्डिंग या आधारभूत संरचनाओं का निर्माण कैसे किया जाए, वो वाला चीज़ भी है। फिर सुनामी की स्थिति में अगर लोग फंसे हैं तो उनकी निकासी की क्या योजना बने, और फिर तटीय विनियमन क्षेत्र के अलग अलग मानदंड जो कि हमने एनवायरमेंट में किया हुआ है। ठीक है। और एक सुनामी रिस्क मिटिगेशन प्रोजेक्ट चल रहा है एनडीएमए का, जिसमें हम संवेदनशील समुदायों की प्रतिरोधी क्षमता को विकसित करने पर हम ध्यान दे रहे हैं, सुनामी आश्रय बना रहे हैं, कोस्टल डिफेंस में सुधार कर रहे हैं और सामुदायिक स्तर की तैयारी को हम विकसित कर रहे हैं। और फिर आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचा भी हम डेवलप कर रहे हैं कि अब हमारे बुनियादी ढांचे ऐसे हों कि अगर कभी सुनामी आ भी गई तो बुनियादी ढांचे पूरी तरह से बर्बाद न हो जाएं। तो ये है हमारा सुनामी को लेकर के। और उसके बाद पोस्ट डिजास्टर हम कैसे रिकवरी करें कि त्वरित प्रतिक्रिया रहे हमारी, क्षति का आकलन हम कर सकें, रिकंस्ट्रक्शन हम कर सकें। तो भारत में सुनामी को लेकर के ये स्थिति है। ठीक है। तो अब आप देख रहे हैं कि टॉपिक ऐसे ही छोटे छोटे से हैं। एक भूस्खलन और हिमस्खलन भी कर लेते हैं, मुश्किल से 10 मिनट में हो जाएगा। मेन एग्जाम अभी चल रहे हैं, ऑप्शनल का एग्जाम बचा हुआ है, जीएस के सारे पेपर हो गए हैं। अब हम आ जाते हैं लैंडस्लाइड और एवलांच पे। लैंडस्लाइड का मतलब होता है चट्टान, मलबे और मिट्टी का गुरुत्वाकर्षण के कारण ढलान के नीचे की तरफ खिसकना। ठीक है। और इसके कई सारे कारण हो सकते हैं। भारी वर्षा एक कारण हो सकता है, भूकंप कारण हो सकता है, वनों की कटाई से मिट्टी ढीली पड़ती है वो कारण हो सकता है, बड़े पैमाने पर निर्माण की गतिविधियां, इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है तब हो सकता है। अगर हम स्नो एवलांच की बात करें, जो कि है बर्फ के बड़े द्रव्यमान का तेजी से पहाड़ी ढलान के नीचे गिरना, तो अक्सर बर्फ के साथ जो आइस क्रिस्टल होते हैं वो मलबे और चट्टान के मिश्रण के साथ होता है। और ये प्राकृतिक कारण जैसे कि तापमान में बदलाव, अगर एवरेज टेम्परेचर बढ़ रहा है तो बर्फ धीरे धीरे मेल्ट करेगा, और अगर नीचे की बर्फ मेल्ट कर रही है तो ऊपर की बर्फ जो है बहुत देर तक स्टेबल नहीं रहेगी। सर प्लीज प्रोवाइड इंग्लिश पीडीएफ बिफोर लेक्चर। देखो सारे कीवर्ड जो हैं अगर तुम गौर से देखो तो सारे कीवर्ड दिए हुए हैं, और मैं समझा भी ऐसे लैंग्वेज में रहा हूं कि समझ जाओगे, तो क्यों ही कंप्लेन करना। और ये तो अभी 1 मिनट के बाद मिल जाएगा। ऐसा तो है नहीं आशीष कि मैं इतनी हिंदी बोल रहा हूं कि समझ में ना आए, है ना। तो ये जो है एवलांच हो गया, तापमान में बदलाव, या ह्यूमन एक्टिविटी भी, जैसे स्कीइंग हो रही है या जहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ इकट्ठा है वहाँ पर हम कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं वगैरह वगैरह। फिर आते हैं भारत के लिए जोखिम। तो इंडिया में लैंडस्लाइड और एवलांच दोनों का रिस्क बहुत ज़्यादा है। इस पर भी हमने थोड़ा सा इंडिया में मैपिंग की है। तो हमने ये देखा कि इंडिया में जो लैंडस्लाइड हो रहे हैं, अकेले इंडिया में दुनिया के तमाम लैंडस्लाइड घटनाओं का 15% हमारे देश में हो रहा है। 15% हमारे देश में हो रहा है लैंडस्लाइड की घटनाओं में। और अगर हम एवलांच की बात करें तो हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में ये बहुत मेजर एक प्रॉब्लम होता है। आप लोग अभी 5 मिनट बैठेंगे क्लास में, ये वाला फैक्टर हम करेंगे। क्लाउड बर्स्ट आप कल पढ़ के आएंगे, ठीक है। तो अभी आप लोग की छुट्टी नहीं हो रही है कि मुझे आप लोग थैंक यू कह रहे हैं। अभी हम लोग 5 मिनट और बैठ रहे हैं क्लास में। अब इसके योगदान देने वाले कारक क्या हैं? तो सबसे पहले तो जियोलॉजिकल फैक्टर है कि भारत की जो स्थलाकृति है, जो टोपोग्राफी है, वो उबड़ खाबड़ है, खासतौर पे हिमालयन बेल्ट में। फिर क्या है कि बहुत सारे जो ढलान हैं वो बहुत स्टीप हैं, बहुत खड़े ढलान हैं, और ऊपर से हमारा हिमालय का क्षेत्र जो है वहाँ पर भूकंप की गतिविधि भी बहुत ज़्यादा है, मिट्टी की संरचना भी बहुत अच्छी नहीं है, है ना। तो ये तमाम कारणों से
फिर क्लाइमेटिक कंडीशन, मॉनसून जो है भारी वर्षा लाते हैं, उसकी वजह से भी पहाड़ी इलाकों में, अभी वायनाड में क्या हुआ था, तो उसके बाद भारी वर्षा से बड़े पैमाने पर भूस्खलन होता है। और उसके बाद ह्यूमन एक्टिविटी, वनों की कटाई, अनरेगुलेटेड कंस्ट्रक्शन, माइनिंग, ये सब जो है ढलान को बहुत ज़्यादा अस्थिर कर देते हैं, अनस्टेबल कर देते हैं। जहाँ पर स्नो जमा होता है वहाँ पर पर्यटन या बुनियादी ढांचे का विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास, वो भी एक इम्पॉर्टेंट कारण बन जाता है। फिर हिमालयन रीजन का अर्थक्वेक होता है। और अगर हम संवेदनशील क्षेत्रों की बात करें तो हिमालय का क्षेत्र तो सबसे ज़्यादा संवेदनशील है, और पूर्वोत्तर राज्य में सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय, पश्चिमी घाट में केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और कुछ हद तक महाराष्ट्र भी विशेष तौर पे मॉनसून के मौसम में लैंडस्लाइड के प्रति बहुत संवेदनशील है। इस साल का वायनाड की ट्रेजेडी याद करिए। और एवलांच प्रोन जोन में हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड। ठीक है, तो ये एवलांच प्रोन जोन है। ये है हमारा मैप। अगर आप देखें तो ये मैप में सबसे पहले बताता है, ग्रीन वाला पार्ट है लो हैजार्ड का, ठीक है, और उसके बाद आप देखिएगा तो ये येलो पिंक जो है वो मॉडरेट है, ऑरेंज कलर जो है हाई है, और ब्लू जो है वेरी हाई हैजार्ड है, ऐसे है। तो अब आप देखिए केरल वगैरह में मॉडरेट टू मॉडरेटली हाई हैजार्ड है, केरल में देख रहे हैं आप। फिर इसी तरह से अगर आप देखें तो महाराष्ट्र में भी कुछ बेल्ट है वेस्टर्न घाट के अलॉन्ग जो हजार्ड में है। फिर यहाँ पर अगर आप देखें तो ये मॉडरेट हजार्ड है, लो हजार्ड है, लेकिन ये देखिए ब्लू वाला पार्ट जो मणिपुर नागालैंड वाला पार्ट है वहाँ पे हाई हजार्ड है। फिर अरुणाचल प्रदेश में आप देखेंगे तो कुछ हिस्सा हाई हजार्ड में है, सिक्किम का कुछ हिस्सा हाई हजार्ड में है। फिर जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाले एरिया में आप देखिए तो वेरी हाई हजार्ड है। फिर ये मॉडरेट और मीडियम हजार्ड तो है। तो ये भारत के संदर्भ में हजार्ड जोन है। तो कौन कर रहा है? तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 2014 और 15 में ये काम इन्होंने शुरू किया था, ये प्रोजेक्ट किया था, ठीक है ना। उसके बाद क्या है कि नेशनल लैंडस्लाइड ससेप्टिबिलिटी मैपिंग ये भी शुरू किया, ठीक है। अच्छा सर, करंट अपने टेलीग्राम पर डाल दीजिएगा ताकि हमें इधर उधर भटकना ना पड़े। उस पर थोड़ा सा प्रयास करेंगे, प्रयास रहेगा कि इन्वायरमेंट का करंट और साइंस का करंट में डाल दूं, ठीक है। नहीं, नोट्स नहीं बनाना है, बस इसको एज इट इज बार बार पढ़ना है। ये एकदम सरल करके नोट्स की भाषा में लिखा हुआ है, आप भी देख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ससेप्टिबिलिटी मैपिंग, जो भूस्खलन प्रवण क्षेत्र हैं उनका व्यवस्थित आकलन, और अभी तक 4.3 लाख वर्ग किलोमीटर का मानचित्रण हो गया है, जिसमें पूर्वोत्तर हिमालय है, उत्तर पश्चिमी हिमालय है, और पश्चिमी घाट है और पूर्वी घाट है। और हाई रेजोल्यूशन इमेजिंग जो सैटेलाइट से होती है, और थोड़ा सा भौगोलिक डेटा दोनों को लिया गया है, और प्लस सीजनल आंकड़े लिया गया है कि मानसून के महीनों में किस तरह से आंकड़ा बढ़ जाता है, ठीक है ना, या इवेंट बेस्ड डाटा। और ये जो डेटा है हमारा, अगर हम देखें तो 1998 से लेकर के 2022, 2 साल पहले तक का इसमें डेटा का समावेशन हुआ है। फिर भारत का एक भूस्खलन एटलस बना है जो नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर ने किया है इसको। और इसमें क्या किया गया है कि 80,000 भूस्खलन की छोटी बड़ी घटनाओं को मैप किया गया है कि कहाँ कहाँ हुआ है, वो एक एटलस ही बना दिया गया है ताकि भूस्खलन कहाँ हो रहा है, क्यों हो रहा है, उसके साथ कोरिलेट किया जा सके। और इसमें बहुत चीज़ों को ये असेस करता है, जनसंख्या के घनत्व को, बुनियादी ढांचे की संवेदनशीलता को। और अगर हम संवेदनशीलता की बात करें तो मानसून के मौसम में सबसे ज़्यादा होता है, हिमालय के क्षेत्र में काफ़ी होता है, और उसके बाद जो भारत के प्रमुख वल्नरेबल रीजन है, जो कि हमने पहले मैप में भी देख लिया है, हिमालय है, पश्चिमी घाट है, पूर्वी घाट है थोड़ा सा, तो वो है। अगर हम इसके प्रभावों की बात करें तो ह्यूमन इम्पैक्ट, पहले जीवन की हानि, विस्थापन, लोग इंजर्ड भी होते हैं। आर्थिक प्रभाव में बुनियादी ढांचा
विनष्ट हो जाता है, और हमने देखा भी है। अभी वायनाड का एग्जाम्पल आपको एकदम याद होगा। फिर आजीविका की हानि होती है, पुनर्वास का लागत पड़ता है, पर्यावरणीय प्रभाव है कि सॉइल की इरोजन हो जाती है, वनों की कटाई भी या वनों का विनष्ट भी हो जाता है ना। फिर नदियों में अवरोध आ जाता है, और बहुत तेजी से हिमस्खलन में हिमस्खलन जो ग्लेशियरों के तेजी से पिघलने को योगदान देते हैं, जिससे कि नदियों में अचानक से पानी का स्तर बढ़ जाएगा, और कई बार ग्लेशियल झीलों का विस्फोट भी होता है, जिसको हम कहते हैं ग्लॉफ कल करेंगे। भारत के प्रमुख घटनाओं में देखें तो केदारनाथ का भूस्खलन कौन भूल सकता है ना, 2013 का, उसका डिटेल दिया हुआ है। ये ग्लॉफ का एक ये था, 5,000 से अधिक लोग मारे गए थे। कैसे इसका प्रबंधन हमने किया और यहाँ से हमने क्या सबक सीखे। फिर हम मालिन के भूस्खलन की बात कर रहे थे, ये 2014 की बात है ना। और यहाँ पर भारी मानसून बारिश की वजह से पहाड़ी ढलान ही बह गया, और पूरा का पूरा गांव मलबे के नीचे दब गया, पूरा का पूरा गांव। 151 से अधिक लोग मारे गए। फिर उसके बाद गुलमर्ग का हिमस्खलन हमें याद आता है 2010 का, और डिटेल में हमने 2024 का वायनाड का भूस्खलन किया है। तो ये आपने पेपर में पढ़ा होगा, मंथली मैगजीन में भी पढ़ा होगा, लेकिन मैंने इसको थोड़ा सा किया है। अच्छा, कुछ चीज़ों में पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लगता है कि ध्यान दीजिएगा, कोरिलेशन, मैं कई बार दंग रह जाता हूं कि ये कोरिलेशन क्यों होता है। ठीक है, कोरिलेशन देखिएगा, ये वायनाड की जो घटना है ना, 30 जुलाई 2024 की है, एकदम भयानक, वेस्टर्न घाट में। और एग्जैक्टली 30 जुलाई को आप मालिन की घटना देखेंगे, एग्जैक्टली 10 साल पहले। देखिए 30 जुलाई को आपने भूकंप का देखा था, 15 अगस्त और 26 जनवरी का रिलेशन, ठीक है। और अब ये देखो 30 जुलाई, फिर ये सब कुछ गांव और कुछ ऐसे एरिया थे जो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। और क्यों हुआ, तो सबसे पहले तो बहुत भयंकर बारिश हुई। 24 घंटे पहले 372 मिलीमीटर तक की बारिश हुई थी, और 2 दिनों में 572 मिलीमीटर की बारिश हो चुकी है। और उसके अलावा गंभीरता क्यों बढ़ गई, क्योंकि वनों की कटाई हुई है, इस एरिया की भूकंपीय संवेदनशीलता है, निर्माण कार्य बहुत कम थे, कुछ हद तक वैश्विक तापमान में वृद्धि भी मानसून के पैटर्न में योगदान देती है, और प्रभाव 231 लोगों की मृत्यु हुई है, और आज की डेट में ये संख्या 385 तक बढ़ गई है। उसके बाद बहुत बड़ी संख्या में लोग घायल और लापता हैं, 10,000 से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं, 1200 करोड़ रुपए की जो है सो आर्थिक हानि तो एकदम सामने दिख रही है आपको। फिर कैसे इसका हमने प्रबंधन किया, और फिर इसी तरह से अब क्या क्या सीखा। प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली की आवश्यकता है, यहाँ पर आपदा समन पर ध्यान केंद्रित होना चाहिए, सामुदायिक जागरूकता और तैयारी होनी चाहिए, वैज्ञानिक निगरानी और रिसर्च की ज़रूरत है। और फिर यहाँ पर नीतियाँ क्या हैं, तो भूस्खलन जोखिम प्रबंधन रणनीति जो है, हैजार्ड मैपिंग की है, अर्ली वार्निंग सिस्टम की है, रिस्क मैनेजमेंट पर जोर देते हुए अपने अपने दिशा निर्देश जारी किए हैं। ठीक है, स्लोप मैनेजमेंट कैसे करना है, एफॉरेस्टेशन कैसे करना है, यहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन का गाइडलाइन दिया गया है। तो इस वाले पार्ट को आप लोग एक बार देख लीजिएगा, और कल के लिए आप क्लाउड बर्स्ट पढ़ के आइएगा। और बाकी 3 जो बाकी आपदाएं हैं उनमें एक ही बड़ा है, वो है साइक्लोन, बाकी 2 छोटे छोटे हैं। तो कल पहले उसको पूरा करके हम लोग डिजास्टर के प्रोफाइल वाला पार्ट कंप्लीट करेंगे। परसों रिवाइज अपडेट कैसे करना है 2025 का रोड मैप, वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूँगा। तो अब आप लोगों की क्लास यहाँ पर मैं समाप्त कर रहा हूँ। ठीक है, कल मिलेंगे, और कल ये नोट अभी अपलोड हो जाएगा, तो कल आप लोग थोड़ा सा पढ़ के आएंगे, कम से कम
इस चीज़ को जरूर से देख लीजिएगा, जो बादलों को फटना है, क्लाउड बर्स्ट है, उसको देख लीजिएगा। और बाकी जो 3 है वो कल मैं नोट्स उसका सर्कुलेट करवा दूंगा। गुड बाय एवरीवन, ध्यान रखिएगा अपना, कल मिलते हैं।